तो वक्त है सुपरफास्ट न्यूज का, लेकिन उससे पहले हम आपको दे दें इस वक्त की बड़ी खबर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई खबर, जहां 1993 में मुंबई के सीरियल बम धमाकों के गुनहगार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद से जुड़े ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि दाऊद पाकिस्तान में रहता है। यही नहीं, एजेंसियों के पास 59 साल के दाऊद का नया फोटो है जिसमें वो बिना दाढ़ी मूछ के दिख रहा है। 2012 में ली गई इस फोटो के मुताबिक दाऊद ने अपने चेहरे पर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवाई है। खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद के 3 पासपोर्ट, कराची में रह रही उसकी पत्नी का टेलीफोन बिल और उसके परिवार के पाकिस्तान से दुबई के बीच हवाई यात्रा जैसे कई दस्तावेज हैं। इनमें न केवल दाऊद के घर का पता दर्ज है बल्कि उसका मोबाइल नंबर भी है। ये सबूत पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के उन दावों की हवा निकालता है जिनमें उन्होंने कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है और उसे भारत को सौंपने का सवाल ही कहां पैदा होता है। लेकिन ये दस्तावेज साबित करते हैं कि पाकिस्तान दाऊद को लेकर लगातार झूठ बोलता आया है। खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद से जुड़े अहम दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि वो और उसका परिवार पाकिस्तान में ही रहता है। अंग्रेजी अखबार एचटी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को दाऊद की पत्नी महजबीन शेख का अप्रैल 2015 का टेलीफोन बिल मिला है। इसमें कराची के पास स्थित क्लिफ्टन कॉलोनी का पता है। दाऊद की पत्नी महजबीन शेख बेटे मोइन नवाज, बेटियों महरूफ, मेहरीन और माजिया के साथ रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज के साथ बातचीत में ये सबूत पेश कर दाऊद को सौंपने का दबाव बनाने की तैयारी में है। हालांकि इस बातचीत के रद्द होने के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत से बचने के लिए पैंतरेबाजी कर रहा है। आपको बता दें कि दाऊद के पास मौजूद 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट के मुताबिक उसके कराची में ही 2 और रिहायशी ठिकाने हैं। इनमें से एक का पता है 6A खयाबान तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया और दूसरा पता है मोइन पैलेस 2nd फ्लोर अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के पास क्लिफ्टन। दाऊद के इन पासपोर्ट की कॉपी खुफिया एजेंसियों के पास है। दाऊद इब्राहिम मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों का मुख्य आरोपी है। इन सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और हाल ही में इस मामले में याकूब मेमन को फांसी भी दी गई। भारत पाकिस्तान के बीच 23 अगस्त को होने वाली एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आज ये बातचीत रद्द कर सकता है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले भारत ने 2 टूक कहा कि हुर्रियत नेताओं से बातचीत की पाकिस्तान की शर्त उसे मंजूर नहीं है और उफा समझौते के मुताबिक ही कोई बातचीत संभव है। वहीं पाकिस्तान ने देर रात बयान जारी कर कहा कि हुर्रियत नेताओं से मिलने में शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं है। पाकिस्तान के शह पर कश्मीरी अलगाववादी और उनके परचम बरदार घाटी में सक्रिय हो गए हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद के बाहर शुक्रवार को पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। इस बीच अलगाववादी नेता शब्बीर शाह आज सुबह 10:30 बजे श्रीनगर से दिल्ली रवाना होंगे। सैयद अली शाह गिलानी को छोड़कर बाकी के अलगाववादी नेता 23 अगस्त को पाक उच्चायोग में होने वाले स्वागत समारोह में पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक गिलानी सोमवार को पाक के एनएसए से मुलाकात करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस बात की तैयारी कर ली है कि अलगाववादियों को श्रीनगर से निकलने नहीं दिया जाएगा। फिर भी अगर वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्हें हवाई अड्डे पर ही रोक लिया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत में अड़ंगा बन रहे हुर्रियत नेताओं को जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि हुर्रियत नेता नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो। जब हुर्रियत को बुलाया गया, ये जानते थे कि हिंदुस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हिंदुस्तान इससे बैकआउट करेगा और कहेगा साहब ये गलत है, इस पे आप फिर से सोचिए। अगर सरताज अजीज साहब को हुर्रियत से ही बात करनी थी तो उनको अलग टाइम लेना चाहिए था। इस टॉक्स की बजाय कभी फिर आना था और कहना था मैं सिर्फ हुर्रियत से बात करने आया हूँ। आज तो बातचीत टेररिज्म पे करनी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। पूरे देश को सीरियल बम धमाकों से हिलाकर रख देने वाले इंडियन मुजाहिदीन ने सबसे बड़ी साजिश रची है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में बंद आईएम के 19 आतंकी भागने की तैयारी कर रहे हैं। 19 आतंकियों की सूची में यासीन भटकल से लेकर वकास तक के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी आतंकी अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल खुफिया एजेंसियों को आईएम की इस साजिश की भनक लग गई है। खुफिया विभाग ने सभी राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर आईएम के आतंकियों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
इतना ही नहीं, एनआईए के डीजी ने भी राज्यों को खत लिखकर कहा है कि इन आरोपियों की पेशी में जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा सुरक्षा एजेंसियों को भुगतना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में फिपिक यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट का उद्घाटन किया। प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय देशों के नेता सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुलाबी नगरी जयपुर पहुंचे। पीएम मोदी इन सभी नेताओं से मिले। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज जैसे कई मुद्दे हमारे सामने हैं, जिन पर भारत को प्रशांत क्षेत्र के देशों के समर्थन की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधायक सुरेंद्र सिंह पर एनडीएमसी कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। कमांडो सुरेंद्र सिंह पर इस केस में पहले ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इस सिलसिले में कमांडो सुरेंद्र कई बार पुलिस मुख्यालय और संसद मार्ग थाने भी गए थे। वहीं सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में केजरीवाल सरकार को झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को जस्टिस एपी शाह ने ठुकरा दिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोकायुक्त पद के लिए जस्टिस शाह का नाम प्रस्तावित किया था। नवंबर 2013 से दिल्ली में लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। दिल्ली लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ सलाह मशविरा करके लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। सीएजी की जांच के दायरे में फंसी दिल्ली की बिजली कंपनियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने डिस्कॉम की याचिका पर दिल्ली सरकार से कहा कि वो अभी सीएजी जांच रिपोर्ट के आधार पर बिजली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर बिजली कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएजी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कार्रवाई के संबंध में सीएजी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सीएजी ड्राफ्ट रिपोर्ट में बिजली कंपनियों पर 8,000 करोड़ की अतिरिक्त वसूली का आरोप लगाया गया है। उपहार कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज पीड़ित परिवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए जो 60 करोड़ का जुर्माना लगाया है, उसे वो लेने से इनकार कर दे। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से कहा कि ये पैसा लोगों के खून में डूबा हुआ है, इसलिए इस पैसे से ट्रॉमा सेंटर नहीं खोला जाना चाहिए। आपको बता दें कि 18 साल से चले आ रहे केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अंसल बंधुओं पर 30-30 करोड़ का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया था। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्याज की आपूर्ति कम होने की वजह से भाव चढ़ रहे हैं। दिल्ली में खुदरा बाजार में प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। आशंका है कि खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों में और उछाल आ सकता है। नासिक में प्याज के दाम में जबरदस्त उछाल आया है और मंडी में प्याज 43 से 45 रुपए किलो है, तो खुदरा बाजार में प्याज 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यही हालत रही तो आने वाले दिनों में प्याज के दाम 100 रुपए किलो तक पहुँच सकते हैं। दिल्ली सचिवालय में सस्ता प्याज खरीदने के लिए कामकाज छोड़कर सैकड़ों लोग लाइन लगाकर खड़े देखे गए। आपको बता दें कि दिल्ली के बाजारों में इस समय प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि दिल्ली सरकार अलग अलग सेंटर बनाकर 30 रुपए किलो प्याज बेच रही है। ऑफिस टाइम में प्याज खरीदने पर लोगों ने सफाई दी कि वो अपने बॉस से मंजूरी लेकर प्याज खरीदने आए हैं। कुछ एक लोगों ने ये भी कहा कि वो अपने बॉस के लिए प्याज खरीदने निकले हैं। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में 70 से ज्यादा दिनों से जारी हड़ताल के खत्म होने के संकेत दिख रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 3 सदस्यों की टीम ने शुक्रवार को FTII के हड़ताली छात्रों और संस्थान के फैकल्टी मेंबर से मुलाकात कर पूरे मुद्दे पर गहराई से बातचीत की। ये बातचीत काफी सकारात्मक रही। छात्रों का कहना है कि हड़ताल भले ही जारी रहेगी, लेकिन उन्हें अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। जांच टीम के सदस्य छात्रों से हुई बातचीत की रिपोर्ट सोमवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपेंगे। आरक्षण को लेकर वडोदरा में पटेल समाज ने शुक्रवार को एक बड़ी रैली की। रैली में बोलते हुए पटेलों के युवा नेता हार्दिक पटेल ने राज्य सरकार को चेतावनी दी। हार्दिक ने कहा कि सरकार पटेल समाज के संयम की परीक्षा न ले। हार्दिक ने साफ कहा कि पटेलों को आरक्षण देना ही होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री दें या फिर गुजरात की मुख्यमंत्री। बता दें कि 25 अगस्त को भी पटेलों की रैली होनी है, जिसे सरकार ने इनकार के बाद इजाजत दी है। हालांकि सरकार ने रैली की जगह बदल दी, जिसके बाद ये रैली अब रिवर फ्रंट की जगह OMDC मैदान पर होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह पटना गए हुए थे। बाद में लिफ्ट को किसी तरह तोड़कर अमित शाह को बाहर निकाला गया। पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिफ्ट में फंसने को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मोटे लोगों को लिफ्ट में नहीं चढ़ना चाहिए।
समाज सेवी अन्ना हजारे को महाराष्ट्र सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा देने का फैसला किया है। पिछले दिनों कई बार अन्ना को धमकियों भरे खत मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन धमकियों को गंभीरता से लिया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना हजारे को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराने को मंजूरी दे दी है। जेड प्लस सुरक्षा के तहत गांधीवादी अन्ना हजारे की सुरक्षा में CISF के 60 कमांडो तैनात रहेंगे। ये कमांडो 24 घंटे अन्ना हजारे को सुरक्षा देंगे। हालांकि इस बारे में अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत नहीं है। असम में हो रही लगातार बारिश के चलते 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ की वजह से 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के धेमाजी, कोकराझार, चिरांग, लखीमपुर, बोंगाईगांव, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नलबाड़ी, सोनितपुर, जोरहाट जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से राहत बचाव के लिए कुल 124 राहत शिविर बनाए गए हैं। जोरहाट और डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र, सोनितपुर में जिया भराली, पुठीमारी नदी और बरपेटा में बेकी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 393 रन पर सिमट गई। भारत ने 74 रन और जोड़कर अपने आखिरी 4 विकेट गंवा दिए। रिद्धिमान साहा ने 56 रन बनाए, जबकि रंगना हेराथ ने 4 विकेट लिए। श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर 140 रन बना लिए। चेन्नई में MRF पेस फाउंडेशन में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने तेज गेंदबाजों को टिप्स दिए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ग्लेन मैक्रा ने वरुण एरॉन की जमकर तारीफ की और उन्हें क्षमताओं से भरा हुआ क्रिकेटर बताया। IPL में लगे 2 साल के बैन के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई होगी। लोधा समिति के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर BCCI और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जवाब मांगा गया है। बीजिंग में आज से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है। इसमें भारत के 17 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद शॉटपुट में इंद्रजीत सिंह और डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा से है। व्हाइट हाउस के मुताबिक आतंकी संगठन आईसिस का दूसरा नंबर का सरगना हाजी मुताज अमरीकी हमले में मारा गया। अमरीकी सुरक्षा बलों का कहना है कि 18 अगस्त को मोसूल में हुए एक हवाई हमले में हाजी मुताज की मौत हुई है। इस्लामिक स्टेट में शामिल होने से पहले हाजी मुताज आतंकी संगठन अलकायदा के इराकी धड़े से जुड़ा था। एटलांटा के हार्ट्सफील्ड के जैक्सन एयरपोर्ट पर आसमान से अचानक प्लेन के पिछले हिस्से में बिजली गिरी। एयरपोर्ट पर मौजूद जैक पर्किंस नाम का एक शख्स एयरपोर्ट का वीडियो शूट कर रहा था। उसके मोबाइल में ये हैरत अंगेज तस्वीरें कैद हो गई। ग्रीस में पीएम के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने विपक्ष के नेता पैरकोपिस को बुलाकर सरकार बनाने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिरपस ने गुरुवार रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और देश में नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान किया है। अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति पैदा होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। मेक्सिको के कोलिमा में ज्वालामुखी फटने से भारी मात्रा में लावा निकल रहा है। ज्वालामुखी से निकलते धुएं को कई किलोमीटर दूर भी देखा जा सकता है। कोलिमा ज्वालामुखी यहां का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है। अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर गोताखोरों ने 300 साल पुराने जहाज का मलबा ढूंढ निकाला। गोताखोरों को इस जहाज से सोने के 350 सिक्के मिले, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा भी जहाज से कई कीमती चीजें बरामद की गई हैं। इजराइल के तेल अवीव में एक पुल को बर्बाद किया गया है, बारूद से उड़ाया गया है। पुल को शहर से जोड़ने वाली रेल लाइन बनाने के लिए इसे तोड़ा गया है। 350 मीटर लंबा ये पुल 1976 में बनाया गया था। सलमान खान द्वारा निर्मित सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी की हीरो के लिए एक भावुक गाने की तलाश थी, लेकिन निर्माताओं को ऐसा कोई गाना नहीं मिल रहा था। तभी करण जौहर ने अपना एक गाना यादा तेरिया निखिल आडवाणी को दिया, जो निखिल और सलमान खान दोनों को काफी पसंद आया। ये गाना गाया है राहत फतेह अली खान ने। संजय गुप्ता की फिल्म जज्बा में एक गाने के लिए संजय ऐश्वर्या राय बच्चन से गाना गवाना चाहते हैं। संजय के हिसाब से ऐश्वर्या की आवाज काफी सुरीली है और वो इस गाने को गा सकती हैं। क्या आपकी